ठीक है, तो हम टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने जा रहे हैं ना, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और हम क्यों मतलब एक्सेप्शन करते हैं, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है, या एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन से कौन क्या, जैसे सपोज करो यू आर इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, एन इंटरव्यूअर आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज एक्सेप्शन and what is the difference between exception and error and what is exception handling। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं माइंड में। सबसे पहले कि एक्सेप्शन होता क्या है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, और क्या एक्सेप्शन और एरर में कोई डिफरेंस होता है आप लोगों के हिसाब से। तो ये बातें हैं, बताइए। एक्सेप्शन होता है सर जो रन टाइम पे जो एरर्स आता है, रन टाइम पे जो प्रॉब्लम होता है उसको कहते हैं एक्सेप्शन। जो जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अगर 1 से 0 को डिवाइड कीजिएगा, 0 से 1 को डिवाइड कीजिएगा, सॉरी 1 को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। तो नहीं उस तरह नहीं, का एक्सेप्शन। आपको इतना मौका नहीं मिलता है इंटरव्यू में। सबसे पहले एक्सेप्शन का मतलब समझा दीजिए, ठीक है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज प्रोग्राम में जो बिहेवियर जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसके अलावा है वो एक्सेप्शन होता है सर। ओके ओके ओके। और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? अगर उसको हम लोग प्रोग्राम में हैंडल कर लें, कि अगर उस तरह का एक्सेप्शन हम लोग आ रहा है उसको हैंडल कर लें, उसको उससे वजह से प्रोग्राम रुके नहीं, एग्जीक्यूट हो जाए नेक्स्ट लाइन भी, तो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती कैसे है? ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक लगा के। और एरर और एक्सेप्शन में क्या अंतर होता है? क्या सर? एरर और एक्सेप्शन में क्या अंतर होता है? एरर एक्सेप्शन होता है कि सर अगर एक्सेप्शन जो कि हैंडल किया जा सकता है रन टाइम पे, मतलब कि जो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इस तरह का एक्सेप्शन लिस्ट ऑफ ये चीज हो सकता है। और एरर जो कोई अरिथमेटिक मतलब एक कोई कोड लॉजिकल ऑपरेशन में एरर सर कुछ हो या कुछ नहीं मिले वैसा कुछ एरर होता है सर। ओके। और कोई कुछ बताएगा? एनीवन एल्स? सर एक्सेप्शन हमारी ऐप को क्रैश कर देती है, तो इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। और कोई सर ये एक्सेप्शन एक अब नॉर्मल कंडीशन होता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद टर्मिनेट। और सर एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर से जिसके जिसके हेल्प से मतलब कि इसमें मतलब कि हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं कि जहाँ मतलब कि एक्सेप्शन आए उसके बाद के जितने प्रोग्राम है और टर्मिनेट ना हो कि चल जाए। और सर एरर का तो सर थोड़ा पता नहीं है सर, एरर का थोड़ा भूल गया हूँ। ओके। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, सब लोग बता रहे हो। एक्सेप्शन एक एबनॉर्मल मतलब कंडीशन होता है या अनवांटेड सिचुएशन होता है, जिसके आने से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ये सीखते हैं कि प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशन को कैसे रोका जाए, ठीक है। तो एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन विच ऑकर्स इन अ प्रोग्राम एट रन टाइम, which occurs in a program at runtime. Due to this, our program is abnormally terminated, and in exception handling, we learn how to prevent this abnormal termination of the program. Exception, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन एक ऐसा अनवांटेड सिचुएशन होता है, एबनॉर्मल कंडीशन होता है जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आता है, जिसके आने से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ये सीखते हैं कि हम प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशन को कैसे रोक सकें। एबनॉर्मल कंडीशन को, एबनॉर्मल टर्मिनेशन को रोकने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्सेप्शन।
and this is called an exception handling. In Java, there are mainly 5 keywords. One is try, another is catch, next one is the finally, and another is throw and throws, which are throws, throws. So these are 5 keywords in Java which are used to handle the exception. जिसमें से ये ट्राई कैच फाइनली को हम ब्लॉक भी बोलते हैं और थ्रोज को क्लॉज भी बोला जाता है ना। इंग्लिश के ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ब्लॉक और इन्हें क्लॉज बोल सकते हो। और हैं 5 कीवर्ड, ठीक है। एरर क्या होता है? एरर एक ऐसा सिचुएशन होता है प्रोग्राम में, ये भी रन टाइम पे आता है। वैसे एरर की भी कैटेगरी होती है कि जैसे सिंटैक्स में एरर आता है, ठीक है, और लॉजिक में एरर आता है जिसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं, ठीक है, और रन टाइम का भी एरर हमारे पास होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई प्रोग्राम में एरर आता है तो एरर और एक्सेप्शन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आता है वो यही आता है कि एरर जो होते हैं वो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, हैंडलिंग पॉसिबल नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शन की रिकवरी पॉसिबल होती है। एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड बट एरर कैन नॉट बी हैंडल। एरर का मतलब होता है गलती, एरर का मतलब होता है मिस्टेक, और मिस्टेक जब आदमी करता है तो वो मतलब इंटेंशनली भी हो सकता है, जानबूझ के भी कई बार गलती कर देता है बंदा, और अनजाने में भी कर देता है। जैसे एक बार की बात थी, है ना, एक हमारे पड़ोसी थे और उनको मतलब यहाँ से नोएडा से आगरा जाना था, राइट। तो आगरा जाने के लिए उन्होंने जो भाई अभी 1-2 महीने की बात थी, तो 1-2 महीने पहले जो है बहुत सर्दी है, आप तो समझ ही देख ही रहो सर्दी है, कितनी ठंडी चल रही है ना। सुबह सुबह जो है उनको जाना था, अर्ली इन द मॉर्निंग आगरा उनको 7 बजे पहुंचना था, तो उन्होंने अपनी बाइक निकाली और 4 बजे यहाँ से निकल दिए, ठीक है। उनके पास और कोई साधन नहीं था, सोचा कि बाइक से ही हम चल देते हैं भाई। तो उन्होंने क्या करा भाई, अपनी बाइक उठाई और उनको किसी से मिलना था, कुछ इम्पोर्टेंट काम था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई सबसे बेस्ट तरीका है कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो एक्सप्रेस वे से जो है जाना हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। और उन्होंने भाई सुबह सुबह उठे अर्ली इन द मॉर्निंग और उन्होंने अपनी बाइक उठाई और बाइक उठा के चल दिए। मतलब उन्होंने मतलब मॉर्निंग में प्लानिंग करी और प्लानिंग का सीधे एग्जीक्यूशन कर दिया, है ना, समझ रहे हो। मतलब बाइक उठा के अब चलने लगेंगे तो वो प्लान तो एग्जीक्यूट होने लगा ना। जैसे मान लो एक दिन पहले प्लानिंग करी कि हमें आगरा जाना है, कैसे जाना है, बाइक से जाना है, तो बाइक उठाया और जो है चलना शुरू कर दिया, है ना, एक्सप्रेस वे पे, ठीक। अब एक बात बताओ, अर्ली इन द मॉर्निंग अगर एक्सप्रेस वे पे वो जा रहे हैं और उनको थोड़ा जल्दी भी था कि भाई जल्दी जल्दी में हम जाएंगे, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो चलना शुरू कर दिया ऐसे रास्ते पे, समझ रहे हो ना। तो हुआ ये कि जब वो बाइक से रास्ते पे जा रहे थे तो कई जगह जब मौसम साफ था, अच्छा मतलब एनवायरनमेंट दिख रहा था, वो चल रहे थे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन पता है क्या हुआ, कई ऐसे जगह इस चीज़ को जब देखा मौसम साफ है और हाईवे एकदम बिल्कुल खाली है, तो जो है बाइक को भी उन्होंने 80, 90, 100 का स्पीड जो है मतलब दौड़ा दिया, 100, 120 की स्पीड में भी दौड़ा दिया। अब 100, 110, 120 की स्पीड में पल्सर गाड़ी से वो जो है सुबह सुबह जा रहे थे, समझ रहे हो ना। तो अगर तो फिर हुआ क्या कि भाई कई ऐसे जगह है कि बीच में आप ठंडियों सर्दियों के समय जाओ तो जो है गाड़ी जब चलती है तो अचानक जो है धुंध आ जाता है, धुआं आ जाता है, स्मॉग आ जाता है, फॉग आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी लो हो जाती है। तो कई जगह एकदम अच्छा था, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ विजिबिलिटी एकदम बिल्कुल डाउन था, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से जो है कुछ कहीं एक आध गाड़ियाँ वहाँ पे ठुकी होती हैं, कहीं से मतलब इधर उधर से वो लड़े होते हैं। तो बीच में जो है वो जा रहे थे, अचानक जो है जैसे वो मतलब ऐसे समझ लो कि 10 कदम दूर से पहले ही उनके सामने दिखा कि भैया ये तो गाड़ी है यहाँ पे, है ना, ये बिगड़ी हुई है, ठुकी हुई है, कहीं से कुछ भी किसी तरह से वहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब उनकी वो थोड़ी ना पहले से प्रेडिक्शन था कि जी वहाँ पे कुछ ऐसा चीज आ जाएगा, लेकिन जब वो चल रहे थे तो अचानक वो ऐसा एब्स्ट्रैक्शन उनके बीच में आ गया। और उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्शन के आने की वजह से, है ना,
मतलब होता नहीं कि एक के बाद एक गाड़ी जो है भिड़ती चली जाती है, तो मान लो कि वो वहीं पे भिड़ गए, गिर गए, और जैसे भिड़े तो तुरंत गिरेंगे धड़ाम से, है ना, समझ रहे हो। तो गिरे, और हेलमेट वेलमेट लगाया था तो भाई कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन हाथ पैर में तो चोट लगेगा ही ना, बाइक से थे तो भाई, तो मतलब कितना भी ब्रेक अगर कोई रोकेगा लगाएगा, तो अगर हम 100 180 की स्पीड में 10 कदम पहले में पता चले कुछ भी, तो वहाँ पे थोड़ा दिमाग नहीं काम करता है। मान लो हाथ सुन्न हो गया, हाथ नहीं मुड़ा कि मोड़ के निकाल लें, तो सीधे भेड़ देंगे उसी में, और जैसे भेड़ दिया तो भाई गिरे, और गिरते ही मतलब तब तक जब जो गाड़ी वाले थे 3 4 और थे, वो किनारे से लगे थे, तुरंत जो है उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, उठाया, धीरे धीरे सुबह हुआ तो भैया पूछे कि किसकी गलती थी, कैसे चोट लगा। पापा अगर फ़ोन किया कि हम तो गिर चुके हैं, हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, अब हम तो मिलने नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती, किसकी मिस्टेक, है ना, ऐसे निकालते हैं सब लोग, बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही मिस्टेक यही था कि वो जो वो ड्राइवर था उसकी गलती थी, वो जो पिकअप वाला था उसकी गलती थी, उसने बीच राह में ऐसे मतलब गाड़ी लगा हुआ था, लग दिया सुखा, वो भी क्या करे, उसको भी ठुक गया था गाड़ी, ऐसे कुछ भी हो गया था या खराब हो गया था, जो भी ऐसा केस बनता है। तो वो क्या है, वो एरर है, वो गलती है, जिसकी वजह से उनको मतलब उस बंदे की गलती की वजह से उनको भुगताना सॉरी क्या कहते हैं, हर्जाना भुगतना पड़ा, है ना। तो भाई तो फिर वो क्या था, अब वो आगे नहीं जा पाएंगे वहां से, फिर वो घूम के घर आ गए। ठीक है, किसी ने उसे जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठा उठा के उनको घर ले आया, हॉस्पिटल लेके आया। तो वो क्या था भाई, एरर। तो एरर ऐसा कई बड़ी मतलब सिचुएशन होता है कि जी हमारे भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, और हमारे प्रोग्राम में भी ऐसे ही कुछ गलती आ जाती हैं, चलते हुए आती हैं, पहले से थोड़ी ना प्रेडिक्ट होता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जो जी बिल्कुल रन टाइम पे आते हैं, हम नहीं जानते हैं पहले से कि जी ये गलती आ सकती है। तो उसके आने से जी मतलब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। जैसे प्रोग्राम चल रहा था, अचानक आउट ऑफ मेमोरी एरर हो गया, प्रोग्राम ही मतलब आप मतलब मेरे साथ तो बहुत आया है। हमारे से एक सिस्टम था, ऑफिस का सिस्टम, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत थी, ऐसे आउट ऑफ मेमोरी एरर आते ही सिस्टम आएंगे एकदम, कुछ ना कर पाऊँ, सिस्टम रीस्टार्ट करता था फिर चलता था वो। और मैं जेवीएम की मेमोरी और जेवीएम का वो सब कुछ मैं बढ़ा के सब देख लिया था, फिर भी प्रॉब्लम आती थी। तो हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, आउट ऑफ मेमोरी एरर, ऐसे स्टैक ओवरफ्लो एरर, थ्रेड डेड एरर, वर्चुअल मशीन एरर, ऐसे बहुत सारे एरर्स होते हैं प्रोग्राम में जो रन टाइम पे आते हैं, और जिसके आने से उनकी रिकवरी कभी पॉसिबल नहीं होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि एरर कैन नॉट बी रिकवरेबल। ठीक है, तो दिस इज केस फर्स्ट। एंड केस सेकंड क्या बनता है, केस सेकंड ये बनता है कि जी एक ऐसा भी हो सकता था चांस, वो तो खैर एरर हो ही गया, गलती तो हो ही गई, लेकिन अब एक ये चांस बन सकता था कि वो रन टाइम पे जो एब्स्ट्रैक्ट लाई जो बाधा आया, उस बाधा को पार ओवर करके किसी तरह से मोड़ ओड़ के, है ना, वो क्या हो गए, आगे ऐसे यहाँ से ऐसे आगे निकल गए, है ना, आगे निकल गए और वो पहुंच गए आगरा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो करा, अगर ऐसा कर देते मैं किसी तरह से होता ना कि गाड़ी चल रही है और अचानक कुछ आ गया, लेकिन फिर भी ऐसे मोड़ मार के किसी तरह से धूम वाले स्टाइल में, है ना, तो वो निकाल लिया, समझ रहे हो। तो आप बोलोगे कि क्या कर दिया वहां पे, दिस इज केस सेकंड, एक्सेप्शन जो आया रन टाइम पे, एब्स्ट्रैक्चुअल जो आया रन टाइम पे। ठीक है, तो ये जो रन टाइम पे मतलब गाड़ी वहां पे दिखी या कोई एब्स्ट्रैक्ट आया, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, दैट इज एबनॉर्मल विच इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल केस में नहीं होता है। और अगर कई गाड़ी अगर कहीं पे लड़ी हो, ठुकी हो, कुछ भी हुआ हो, तो वो रास्ते में पता चल जाएगा ना, तो अगर दिन होगा तो दूर से देख के पता चल जाएगा यहाँ पे गाड़ी तो ठुकी हुई भाई, ये तो बचा के जाओ, बचा के निकल जाओ ना। लेकिन फॉग है, स्मॉग है, तो वो वहाँ पे उस केस में हमें नहीं पता चल पाता है। तो ये भी एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो एबनॉर्मल का मतलब विच इज नॉट नॉर्मली हैपेंड, so this is abnormal situation which occurs at runtime, and due to this if our program is terminated and we cannot proceed, so this is error. But if we handle this particular abnormal situation and forward the program flow, अगर तो मतलब किसी तरह से हैंडल करके मोड़ मार के निकाल लिया, तो भाई बोलेंगे यार आज तो बड़ा, जब वहां पहुंचेंगे घर हैं अगर आप पहुंच के बोला यार आज तो रास्ते में एक बहुत बड़ा वो था, संकट पड़ गया था यार, बहुत बड़ा एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया था, लेकिन किसी तरह से मोड़ मार के निकाल लिया, भगवान ने बचा दिया हमें। ठीक है, तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अगर रन टाइम पे ऐसे कोई प्रॉब्लम आए और बचा के आप निकल जाओ,
तो दिस इज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्या डेफिनेशन होती है कि एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन। अच्छा, है तो ये भी रन टाइम का प्रॉब्लम है, तो ये भी रन टाइम का एक तरह से एरर, बट ये रन टाइम का जो एरर है ना, ये एरर एक्चुअली बनने नहीं पाया, रन टाइम का प्रॉब्लम है समझ लो, बट वो एरर में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसकी हैंडलिंग हो गई। और रन टाइम पे देखो, कोई भी चीज अगर रन टाइम पे आती है, रन टाइम पे एरर भी आते हैं। देखो एरर तो प्रोग्रामिंग में भी होते हैं, प्रोग्रामिंग में अगर आपने कोई सिंटैक्स में गलती करी तो कंपाइल टाइम पता चल जाएगा, लॉजिक में गलती करी कंपाइल टाइम पता चल जाएगा। रन टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रन टाइम की जो प्रॉब्लम है हैंडल हो गई, हैंडलेबल है तो एक्सेप्शन है, नहीं है तो एरर है। ये जावा की पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है। वैसे भी आप रियल वर्ल्ड में देख लो ना। अब भाई जैसे सपोज करो कि किसी को भी, जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी, किसी को 20वें महले से उठा के फेंका जाए। अब 20वें महले से उठा के फेंकोगे और जान मतलब किसी भी तरह से, जानबूझ के या बिना जान के, ठीक है, अगर वो चला गया, ऊपर से गिरेगा चला गया, ठीक है, तो भैया चला गया तो एरर है, और बच गया तो एक्सेप्शन है। सिंपल सा मतलब है, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे नहीं मतलब नॉर्मल सिचुएशन में बच भी सकता है, ऊपर से फेंक हुए तो कौन बचेगा भाई, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो एरर्स कैन नॉट बी हैंडल, उसकी रिकवरी नहीं होती है। एक्सेप्शन कैन बी हैंडल विच कैन बी रिकवरेबल, ठीक है, दोनों ही रन टाइम पे आते हैं, बट रन टाइम तो एक्सेप्शन इज अ काइंड ऑफ रन टाइम एरर, अगर ऐसा बोल दो तो कोई ये भी गलती नहीं है, कई जगह कई किताबों में ऐसा लिखा भी हुआ है कि रन टाइम के एरर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एरर, लॉजिकली एरर और एक्सेप्शन अलग अलग हैं और कोडिंग में भी अलग हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोड में इसको समझाने के साथ आप इस तरह के कुछ भी एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में भी अगर आपको याद है तो इंटरव्यू में बता सकते हो, सामने वाला भी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे याद है कि मैं FIS ग्लोबल में इंटरव्यू देने गया था और मैंने कोहेशन कपलिंग में वो खाना बनाने वाला एग्जाम्पल बताया। उन्होंने कहा ओके त्रिपाठी, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, आई प्रोसेस योर CV फॉर द नेक्स्ट राउंड। हमने कहा सर थैंक यू। उसका ये वाला मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा आपका, ठीक है। तो ओके, तो ठीक है। अब प्रोग्रामिंग है सर लेट्स कम टू द coding point of view. From coding point of view, suppose we are writing some codes, and in a program we are writing some suppose karo we are writing some line of code. Suppose we are writing some 100 line of code, and in at the line number second or line number third we got some exception, we got some error, and due to this, any kind of exception, due to this exception, usually our program is terminated. But suppose we handle this program, we wanted to handle this program, so we can write this program in a try catch. So try catch can handle this situation and maintain the normal flow of the program. मतलब कहने का ये है कि अगर हमने क्लास में मतलब एक क्लास हमने बनाई, उसमें हमने 100 लाइन लिखा, उसके तीसरी लाइन में चौथी लाइन में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो उसके आने से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है ना। और उसके एबनॉर्मल टर्मिनेशन को अगर हमें बचाना है तो उसके लिए जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम यही पढ़ते हैं कि इसके एबनॉर्मल सिचुएशन, एबनॉर्मल टर्मिनेशन को कैसे रोका जाए ताकि रेस्ट ऑफ कोड हमारा मेंटेन हो पाए, रेस्ट ऑफ कोड हमारा चल पाए, ये चीज होती है। बताइए भाई, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके, यस सर, गुड गुड। तो चलिए कोड लिख के देखते हैं और समझते हैं। एक कोड लिख के देखते हैं, समझते हैं कि एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आ रही है और कैसे कैसे हैंडल हो रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं, कहीं पे भी लिख लेते हैं। लेट से हम एक कोई क्लास बना लेते हैं भाई। ये क्लास हमारी ऑलरेडी बनी हुई है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राम श्याम वाली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो देखो प्रोग्राम में जो गलती होती है, जो मिस्टेक होता है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि जी अभी तो मैं आपको समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, बट आगे एक्सेप्शन का और क्या यूज़ है और क्या रोल है, जब आप इसे डिटेल में पढ़ोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। सॉरी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया। मैं यूज़र से इनपुट लेके करता हूँ, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने लिख दिया जी सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो हमने सिस्टम डॉट इन लिख के स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया और
फिर हम लिखेंगे system.out.println इंटर फर्स्ट नंबर, हम पहला नंबर यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, तो सब लोग जानते हो इस टाइप का प्रोग्राम बनाना। ठीक है, तो ओके, अब पहला नंबर जो है इंट x इज इक्वल्स टू, रीड कर लेते हैं कैसे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, तो नेक्स्ट इंट से पहला नंबर रीड कर लिया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर रीड कर लिया, इंटर सेकंड नंबर उसको हमने y वेरिएबल में होल्ड कर लिया। 2 नंबर हो गए, हमने x और y में होल्ड कर लिया। फिर उसके बाद हमने लिख दिया इंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों नंबर हमारे जुड़ गए। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया भाई, रिजल्ट, अच्छा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई भी कर लेते हैं। ओके, ओ इसको प्रिंट करा लेते हैं ना, रिजल्ट तो प्रिंट करा लेते हैं, सम इज इक्वल टू, इस तरह के प्रोग्राम तो आप लोग बना ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। सम इज इक्वल टू प्लस, अब ये प्रोग्राम मैं क्यों बना रहा हूँ, किसी से बनवा भी सकता था, कोई बात नहीं, बनवाऊंगा प्रोग्राम जरूर। ठीक है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये बना लिया, इसको z वेरिएबल में होल्ड कर लिया, z1 में होल्ड कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, और उसके बाद डिवीज़न कर लिया, है ना, ये हमने डिवीज़न कर लिया, और इसके लिए वेरिएबल z2 बना दिया, डिवाइड z2, फिर क्या करा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। ठीक है, तो अभी तो समझाने के लिए ऐसा कोड लिखा जा रहा है, आप ये मत समझना कि ऐसे ही कोड लिखेंगे तभी एक्सेप्शन आएगी, और तभी एक्सेप्शन किस किस सिचुएशन में आएगी, अभी जब आप एक्सेप्शन पूरा ख़त्म करोगे तो आपको पता चलेगा एक्सेप्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना। तो ठीक है, अच्छा जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूं तो देखो, जावा जो है ना वो क्या है, वो बहुत ही जालिम किस्म का लैंग्वेज है। कैसा है, जालिम किस्म का लैंग्वेज है। ठीक है, तो हाँ, तो वो खूंखार है, जालिम है। ठीक है, जावा बहुत ही सिंपल है लेकिन जालिम है, सिंपल है जालिम है। ठीक है, तो बात ये है ना कि जावा क्या कहता है कि भाई हर एक चीज़ मतलब कोशिश करता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। तो जावा में अगर आपने पढ़ा हो एरे पढ़ाया था, व्हाट इज एरे तो ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट। अभी क्या पढ़ रहे हो, एक्सेप्शन इज ऑब्जेक्ट। आगे क्या पढ़ोगे, थ्रेड इज ऑब्जेक्ट, फ्रेम इज ऑब्जेक्ट, मतलब हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया एक्सेप्शन का, वो है मतलब रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट जावा में अगर एक्सेप्शन की बात करें वैसे, तो इन जावा एक्सेप्शन, जब एक्सेप्शन आप समझा रहे हो ना किसी के सामने और एक्सेप्शन हैंडलिंग समझा रहे हो, तो ये सब भी आपको समझाना है उसी टाइम पे। मैं उस टाइम पे समझा नहीं पाया, अभी याद आया तो अब समझा रहा हूं आपको। तो exception is also from coding point of view, from Java point of view. In Java, exception is a class, error is a class. तो जावा में चाहे एक्सेप्शन की बात करो चाहे एरर की बात करो, ये सब एक क्लासेस हैं, दे आर इनबिल्ट क्लासेस इन जावा, है ना। इन जावा टू रिप्रेजेंटिंग every different type of exception, to dealing with various type of exceptions, Java having some inbuilt classes. एक्सेप्शन इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक प्रोजेक्ट मतलब काम कर रहा था ऑफिस के, और वहाँ पे मैं ना डेटाबेस से डेटा ला रहा था। ठीक है, और डेटाबेस से डेटा ला के उसको मैं एक ऑब्जेक्ट में डाल रहा था, ऑब्जेक्ट को कलेक्शन में डाल रहा था, कलेक्शन रिटर्न करके मैं ले जा रहा था। सब डेटाबेस कनेक्शन सही, डेटा से डेटा सही आ रहा था, सारा डेटा प्रिंट करके देखा सही आ रहा है, लूप के अंदर डेटा आ रहा है, समझ रहे हो। और उसके बाद मैंने ट्राई कैच लगाया भी था, कैच में कुछ प्रिंट नहीं करा था। ठीक है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं आ रही थी, और उसके बाद प्रोग्राम भी चल रहा था, है ना, लेकिन डेटा नहीं आए, और मैं पूरा एक घंटे परेशान हो गया। तो फिर मतलब मैं सोचता रहा क्या करूं। तो मैंने क्या करा ना, कैच, चलो क्या पता एक्सेप्शन कुछ आता हो। तो जैसे ही मैंने अच्छा, मैं जब कलेक्शन के अंदर उसको प्रिंट करूं साइज, तो वहां तो दिख रहा है लूप के अंदर,
है ना, लूप के बाहर जब उस डेटा को उठा के लेके जा रहा हूँ, साइज में जा रहा हूँ 0 आ रहा है, तो सोच रहा हूँ कि भाई डेटा भी ऐड हो रहा है, डेटा भी गेट हो रहा है, तो यार लूप के बाहर डेटा प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है ना, बड़ा एकदम अजीब सिचुएशन हो जाता है। तो फिर मैंने देखा कि यार मैंने कैच के अंदर एक्सेप्शन को प्रिंट ही नहीं करा है, मैंने प्रिंट करा, तुरंत जैसे प्रिंट करा वहां एक्सेप्शन आ गई कि ये कॉलम नहीं मिल रहा है। हमने कहा यार ये एक्सेप्शन प्रिंट किया ही नहीं उसने, अब वो कॉलम नहीं मिल रहा था, वो एक्सेप्शन थी, तुरंत मैंने कॉलम का नाम चेंज करा और डेटा आ गया, दिख गया। समझ रहे हो, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, एक्सेप्शन को अच्छे से जानना, उस पर काम करना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, प्रोग्रामिंग का एक बैकबोन है, समझ रहे हो, बैकबोन है प्रोग्रामिंग का ये, इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़िए इसे, बहुत अच्छे से समझिए, गहराई से समझिए। हाँ जी, तो ये एक अलग एस्पेक्ट था जो मैंने आपको समझाया, आपको इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन, एरर, ये मतलब जावा की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्लास है, सब क्लास। आपने कहा क्लास है तो कहां पे है, कोई मुझे बताएगा कि एक्सेप्शन वाली क्लासेस कहां पाई जाती हैं, या एक्सेप्शन नाम की क्लास कहां होती है? java.lang पैकेज में। तो जावा के अंदर ऐसी क्लास जो कॉमनली यूज्ड क्लासेस हैं, है ना, कॉमनली यूज्ड क्लासेस जो हर जगह यूज हो रही हैं, उनको ना java.lang पैकेज के अंदर डाल के रख दिया गया। तो एक्सेप्शन, एरर, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में क्लास होती है, और ये सारी क्लासेस है ना एक हायरार्किकल मैनर में, एक हायरार्की के साथ java.lang पैकेज में संभाल के रखी गई है। तो उनकी अपनी कुछ हायरार्की है, अपना कुछ स्टैंडर्ड है जिनके, जहां पे इन चीजों को संभाल के रखा गया है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप लोग? ओके यस सर। ओके, तो इस प्रोग्राम को अभी आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले मैं उन क्लासेस को आपको दिखा देता हूं, उन क्लासेस की पूरी हायरार्की आपको दिखा देता हूं। आप सबको पता है कि जावा के src.zip में सोर्स कोड होता है हमारा, तो हमारे src.zip का डॉक यहाँ पे अवेलेबल है, और हम java.lang पैकेज के अंदर जाएंगे। lang पैकेज में हमने डॉक्यूमेंटेशन निकाल रखा है, तो उसका HTML फाइल ओपन करेंगे। इसीलिए ना मैं जब बेसिक पढ़ाता हूँ तभी ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। बट एक्सेप्शन को प्रेजेंट करने के लिए जी एक्सेप्शन नाम की ही हमारे यहाँ क्लास होती है, ठीक है। तो आपने कहा सर एक्सेप्शन तो ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होती है, तो यार ऑब्जेक्ट तो उसी का बनेगा ना जिसकी क्लास होगी, जिसकी क्लास होगी उसी का तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्लास ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा? तो एक्सेप्शन इज अ क्लास, एरर इज अ क्लास। और इन सारे क्लासेस का एक रूट क्लास भी है, दैट इज कॉल्ड थ्रोएबल। थ्रोएबल, तो थ्रोएबल इज अ रूट क्लास। उसके अंदर दो क्लासेस होती हैं, वन इज एरर, अनदर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, एरर इज द चाइल्ड क्लासेस ऑफ थ्रोएबल। थ्रोएबल की चाइल्ड क्लासेस हैं ये, राइट, ये थ्रोएबल की चाइल्ड क्लासेस हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन जावा, this is question of interview. So sir, logically exception is categorized in two part. One is checked exception, another is unchecked exception, और another is partially checked, unchecked भी होता है ना, partially checked भी होता है, ठीक है। तो वो तो अलग कहानी है, बट मैं आपको समझाऊंगा। वैसे checked unchecked है लॉजिकल कैटेगरी। और एक्चुअल कैटेगरी में तो सर एक्सेप्शन तो बहुत टाइप के होते हैं सर। एक होता है IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन, ठीक है। और एंड्रॉयड वाले तो एक्सेप्शन से ही परेशान रहते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है ना, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सेप्शन से व्यवहार बनाइए, एक्सेप्शन से प्यार करिए। जब एक्सेप्शन से प्यार करना सीखोगे तो आपके प्रोग्राम में जब वो आएगा तो प्यार मोहब्बत से बता देगा कि कहाँ पे है, किस जगह पे है, किस प्लेस पे है। तो जब वो बता देगा तो हमारा जो है दिन रात बच जाएगा, है ना। एक एक दो घंटे की जो प्रॉब्लम थी वो 10 एक मिनट में सॉल्व होती जाएगी। तो इसलिए इनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एरर के अंदर आने वाली क्लासेस जरा देखिएगा, असर्शन एरर, लिंकेज एरर, थ्रेडेड एरर, वर्चुअल मशीन एरर। मतलब एरर हुआ, एक्सेप्शन हुआ, ये सब क्लास होती हैं यार, है ना। अब आपकी प्रोग्रामिंग जो एरर आते हैं ना, एक्सेप्शन आते हैं, आप प्रोग्राम जब बनाते हो, अर्थमेटिक, नल पॉइंटर, ये सब एक किसी न किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रिंट होके आते हैं आपके सामने। उनकी आईडी प्रिंट होके आती है, उनकी रेफरेंस आईडी प्रिंट होके आती है। रेफरेंस आईडी इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि टू स्ट्रिंग ओवरराइड होती है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्शन किसी भी टाइप का आता है, हर टाइप के एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं।
आप ऐसा बोल सकते हो, टू रिप्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन इन जावा देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एक्सेप्शन क्लास। वो एक्सेप्शन क्लास हो सकता है यहां पे हो सकता है एक्सेप्शन क्लास यहां पे डिफाइंड नहीं हो, है ना। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं भाई, कुछ ऐसे एक्सेप्शन क्लास हैं जो लैंग पैकेज में ही है, वो कोर जावा वाली हैं, बट एंड्रॉइड वाली थोड़ी ना है, सर्वलेट वाली थोड़ी ना है, सेलेनियम वाली थोड़ी ना है, या स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाले थोड़ी ना है। तो स्प्रिंग वाले, सेलेनियम वाले या एंड्रॉइड वाली जो एक्सेप्शन है उनके पैकेज में होंगी, उनकी जार में होंगी, सर्वलेट वाली उनकी जार में होंगी, उनकी एपीआईज में होंगी। तो एक्सेप्शन कुछ कोर लाइब्रेरीज जो बेसिक लाइब्रेरी है वो ये है। और इसके अलावा चाहे वो एक्सेप्शन हो चाहे एरर हो, इनके अलावा भी एक्सेप्शन एरर क्लासेस होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, कुछ नाम मिलाओ, है ना, तो उतने होते हैं जितने हमारे सर में बाल है, नाम नहीं गिना सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ कॉमन एक्सेप्शन होती है जो सब जगह होती है, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स, है ना, ये सब तो आपको दिख जाएगा, सब नहीं देखेगा। अब ये जो एरर है एक्सेप्शन, क्या इतने ही होते हैं? नहीं, वर्चुअल मशीन एरर पे क्लिक करोगे तो इंटरनल एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, अननोन एरर, समझ रहे हो, एरर ही एरर, सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं। तो चाहे एरर हो गया चाहे वो एक्सेप्शन हो गई, जावा में हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लासेस है, ठीक है। तो अगर मैं वैसे क्या करूंगा, यहां पे आपको एक्सेप्शन क्लासेस हायरार्की इन जावा, ठीक है। तो जावा में एक्सेप्शन क्लासेस की क्या हायरार्की है, इमेजेस के माध्यम से कहीं पे भी आप देख सकते हो, किसी भी इमेज में जाके आप देख सकते हो। एक्सेप्शन क्लासेस की पूरी हायरार्की है ना, इस तरह से लिखी हुई है। बहुत सारी हायरार्की मिलेंगी, है ना। ये इतनी सारी क्लासेस हैं, कौन सा मैं आपको दिखाऊं, कोई भी देख लो, देखने का पैसा थोड़ी ना है, यही देख लो। थ्रोएबल एरर के अंदर ये सब, एक्सेप्शन के अंदर कौन है होता भाई, एक्सेप्शन के अंदर होता है, ये क्या है भाई, पता नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है क्या है, मैस डेसिमल एक्सेप्शन, मोर डेसिमल एक्सेप्शन। सर लिखा हो तो दिख ही नहीं रहा सर। ओके, अभी दिखेगा ना, नहीं दिख रहा है, ये तो और छोटा होता चला जा रहा है। मैं सोचा कि ब्राउजर को, अच्छा ये मैं ब्राउजर को कम कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है, ज्यादा कर रहा हूँ तो और भाग रहा है। क्या अजीब अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ओके जी, ये देखिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है आप अपने कॉपी में बना लो, ये सब तो डायग्राम वायग्राम ऐसे ही बना के, अब मैं पेंट में डायग्राम डिजाइन करूं तो कहीं कर दूं, आप कर लो, हम कर लें, डॉक्यूमेंटेशन से तो दिखाई दिया ना आपको, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्लासेस में आपकी एक हो गई आईओ एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, उसके बाद और क्या है, क्लोन नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फिर होती है रन टाइम एक्सेप्शन। अब देखो रन टाइम के अंदर कौन कौन सी एक्सेप्शन होती है, बहुत सारे लिखे हुए हैं, अर्थमेटिक, क्लास नॉट फाउंड, इलीगल स्टेट इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड, नल पॉइंटर, इतने सारे। तो अगर आप एक चीज देखो, ये जो पीला कलर है, पीला पीला, ये है चेक्ड, और ये रन टाइम वाला है, रन टाइम एक्सेप्शन, ये सब अनचेक्ड हैं, ये सब अनचेक्ड हैं, है ना। ये रन टाइम के अंदर आने वाली जितनी भी एक्सेप्शन होती हैं, ये डायग्राम बनाने का यही पर्पज ही था, है ना, कि इन्होंने ये सर पीला कलर बना दिया कि ये चेक्ड है, अनचेक्ड है। चेक्ड अनचेक्ड क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रन टाइम के अंदर आने वाली सारी एक्सेप्शन अनचेक्ड की कैटेगरी में है यहाँ पे, ठीक है। रन टाइम के अंदर आने वाली इवन एरर भी अनचेक्ड की कैटेगरी में ही है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो जावा में चाहे एक्सेप्शन हो, चाहे वो एरर हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, उन सब के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रोग्राम में जितने भी टाइप की एक्सेप्शन आएंगी, हर टाइप की एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर शुड बी सम एक्सेप्शन क्लास, देयर शुड बी सम एक्सेप्शन क्लास, देयर मस्ट बी सम एक्सेप्शन क्लास, ऐसे आप बोल सकते हो। बट ये एक्सेप्शन क्या इतने ही होते हैं, इतने ही एक्सेप्शन हायरार्की में होते हैं क्या जावा में, और भी होते होंगे क्या, आपको लग रहा है इतने ही होते होंगे, हैं?
ये तो कोर वाले हैं, जावा की कोर, जावा की लाइब्रेरी में जो बनी बनाई हैं उसमें से कुछ का ग्लिम्स है, बाकी और बहुत सारे हैं, बहुत सारे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर ये कंपाइल टाइम पे भी आता है कि एक्सेप्शन? यस 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 यस, कंपाइल टाइम पे भी आता है। कम, ठीक है, एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे भी आ जाता है ना। एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे भी आ जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो exception is abnormal situation which not only occurs at runtime, it can be occur on a compile time as well. compile time पे भी आ जाता है। कब आ जाता है, कैसे कैसे आ जाता है, मैं आपको बताऊंगा, है ना, समझाऊंगा आपको मैं कैसे आता है। ये जो चेक्ड एक्सेप्शन है ना गौरव, ये कंपाइल टाइम पे ही आ जाते हैं। चेक्ड वाले जितने हैं ना, कंपाइल टाइम पे ही आ जाते हैं, कंपाइल करते ही आ जाते हैं, जाली में ये बिल्कुल। ये तो पहले ही आ जाते हैं। और जाली में जावा, बहुत जाली में है बिल्कुल। एरर तो सिर्फ कंपाइल टाइम पे आते हैं ना? एरर कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे ही आते हैं। एरर रन टाइम पे भी आ जाते हैं। स्टैक ओवरफ्लो एरर, थ्रेड डेड एरर, वर्चुअल मशीन एरर। आपको अगर याद हो कि आपने जावा में एक बाइट कोड बना दिया, बाइट कोड को कंपाइल, अगर बाइट कोड में कुछ चेंज करके रन करोगे तो रन नहीं होता है। क्लास वेरिफिकेशन एरर आता है ना, यस सर, यस। वो भी एक एरर ही है। क्लास वर्जन एरर, क्लास वेरिफिकेशन एरर, नो क्लास डेफिनेशन एरर, है ना। यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ये कहानी होती है भाई। ठीक है, प्रोग्राम को चलाते हैं। ये प्रोग्राम चला, इसने हमसे पहला नंबर मांगा, फिर हमसे दूसरा नंबर मांगा, और ये प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। ऐड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, सब कुछ चल रहा है सही, एकदम परफेक्ट चल रहा है। लेकिन समस्या इस बात की हो जाती है जब इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम ला के दिखाता हूँ, एरर ला के दिखाता हूँ। पहले आपको मैं बताता हूँ कब कौन से एरर आते हैं, पहले ये जानिए। जब आप किसी प्रोग्राम में ना कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम कर देते हो, मैथमेटिकल गलती कर देते हो, जैसे मैंने कोई नंबर 0 से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल एरर। दिस नंबर कैन नॉट बी डिवाइड फ्रॉम 0 मीन्स एरर ऑकर एट लाइन नंबर व्हाट। कौन सी लाइन नंबर पे आया, बताएंगे आप लोग? कौन सी लाइन नंबर पे प्रॉब्लम आई? लाइन नंबर 21। 21 नंबर पे, लाइन नंबर 21 पे आकर हुई। और इस लाइन नंबर 21 पे एरर आने से रेस्ट ऑफ, मतलब एक्सेप्शन आने से रेस्ट ऑफ कोड हमारा मेंटेन नहीं हुआ, है ना। ये प्रॉब्लम जो होती है, ये जो एक्सेप्शन आई है, इस एक्सेप्शन को बोला जाता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन वो होती है जब, वो तब आती है जब ये लैंग पैकेज के अंदर होती है, जावा डॉट लैंग में, जब हमारे प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम के अंदर, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन प्रोग्राम में किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम की वजह से आती है, प्रोग्राम में मैथमेटिकल प्रॉब्लम की वजह से आती है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। बताइए भाई, क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो देखो ये एक्सेप्शन आया ना, एक्सेप्शन आने से रेस्ट ऑफ कोड नहीं चला, ये आगे नहीं गया। ये वो हमारे पड़ोसी जो थे वो गए नहीं, आगरा पहुंच नहीं पाए, वो रास्ते से घूम के वापस आ गए घर। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ओके।
तो फिर अच्छा, और भी कुछ एरर लाके आपको मैं दिखाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा प्रोग्राम में एक आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वो कब आता है भाई? कभी देखा है आप लोगों ने? यस सर। कब आता है? कब? हम्म, जब सर एरे का जो साइज रहता है उससे ज्यादा कवर देते हैं सर। हम्म। जैसे जैसे मैं इसी लाइन पे ही मैं एरे की साइज से ज्यादा वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने एक एरे क्रिएट करा, इंट x इज इक्वल्स टू न्यू इंट, एरे ऐसे बनता है जावा में, जानते ही हैं आप लोग, एरे पढ़ाया गया है मैंने एक एरे बनाया 12 साइज का, और 12 साइज का मैंने एक एरे बनाया, x ऑलरेडी है, p नाम से बना लीजिए। तो अब मैंने कहा एरे का साइन तो लगाना पड़ेगा ना। अब मैंने कहा कि p के -1 पोजीशन पे, है ना, 100 या ये नंबर चला जाए तो नहीं जाएगा। तो जब हम एरे के इंडेक्स से अंडरफ्लो सिचुएशन में जाएंगे, दिस इज अंडरफ्लो नॉट ओवरफ्लो, अंडरफ्लो सिचुएशन में जाएंगे तब भी एक्सेप्शन आ जाएगी। अब देखिए मैं सब कुछ सही देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसी लाइन नंबर 23 पे अंडरफ्लो का सिचुएशन आ गया, -1 रेंज, -1 तो होता ही नहीं है ना, 0 से तो शुरू होता है, तो माइनस पोजीशन पे कुछ नहीं जा सकता। कैसे जा सकता है? ठीक है, या तो ये हो जाए या आप ओवरफ्लो वैल्यू दे दो तो भी आ जाएगा। कि जैसे अभी आपने 12 रेंज दिया है, तो आपने कहा कि x के 13 पोजीशन पे, है ना, 13 पोजीशन या 12 पोजीशन पे, 1200 चला जाए, तो 12 पोजीशन पे 1200 जाएगा। देखते हैं, ये हमने प्रोग्राम को चलाया, ठीक है, पहला नंबर 12 दे दिया, दूसरा नंबर 2 दे दिया, तो फिर प्रॉब्लम आ गई। 12 पोजीशन तो था, फिर क्यों एक्सेप्शन आ गई? क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 से 11 तक जाती है, इसलिए 12 तो इंडेक्स ही नहीं था, है ना। तो ये भी एक दिक्कत है। तो ये हो गई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, जब किसी एरे के बियॉन्ड, देखो एरे तो हम ही बनाते हैं ना, तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने किस साइज का एरे बनाया है, ठीक है, कितना हमारा साइज, हमें कितना डेटा लेके जाना है। तो एरे की साइज देखो, जब प्रोग्राम में इस टाइप की एक्सेप्शन आए, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आए, तो समझ जाओ मैथमेटिकल कुछ गलती करी है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आए तो समझ जाओ कि एरे की साइज कहीं यहाँ ओवरफ्लो होगी, अंडरफ्लो होगी, ठीक है, या तो साइज से डेटा ज्यादा जा रहा होगा या तो कम जा रहा होगा, ठीक है। प्लीज सर, ओवरफ्लो होता है हम लोग के साइड -1 होता है ना, तो हम साइज पे चले जाते हैं, तो यही एरर आता है में मोस्टली। हाँ, कई बार हम लूप जब ट्रेवर्सल करते हैं तो साइज से ज्यादा डेटा निकालने लगते हैं। हाँ सही कह रहे हो। अगर मान लीजिए कि अच्छा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक पता नहीं क्या सा जालिम है, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आता है, आप लोगों ने देखा हो, है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, वो बहुत ज्यादा आता है। कब आता है ये? बोले बहुत जालिम है सर नल पॉइंटर वाला। जालिम ही है को, क्या होता है, कोई किसी बताएगा? सर जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और सर उसमें कोई मतलब की स्ट्रिंग नहीं देते हैं और उसे हम प्रिंट कराते हैं, जब सर इसको कोई मिलता नहीं है डेटा सर, जब सपोज करते हैं डेटा असाइन किए, किसी चीज पे भी असाइन किए हैं और उसका वैल्यू वहां पर नहीं मिला, तो नल। सिंपल सा मतलब है, देखिए एक कंसेप्ट होता है पॉइंटर, तो पॉइंटर जावा में, पॉइंटर का मतलब क्या होता है जानते हो? जावा में, जावा में पॉइंटर के जगह पे क्या होता है जानते हो आप या नहीं जानते हो? पॉइंटर के जगह पे जावा में होता है रेफरेंसेस। क्या होता है? रेफरेंसेस, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल इज इम्प्लिसिट पॉइंटर इन जावा। तो रेफरेंस वेरिएबल अगर आप जानते होगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंसेस का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को होल्ड करने वाला वेरिएबल, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी भी क्लास की ऑब्जेक्ट की आईडी को होल्ड करने वाला वेरिएबल, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, टेस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट में, है ना, यहाँ पे ये न्यू टेस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, इससे एक आईडी बनती है जो इस वेरिएबल में होल्ड होती है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल।
T is the reference variable which holds the reference ID of current object. This T is the implicit pointer in Java. This is which is having reference ID actually. Reference variable references is the implicit pointer in Java. वो अपने ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं. ठीक, ये क्लियर है. रेफरेंसेस का मतलब पॉइंटर, रेफरेंस वेरिएबल मतलब पॉइंटर. हाँ जी, क्लास नॉट एक्सेप्शन क्या होता है सर? वो भी तो सेम ही होता है ना एक ही नहीं होता है. गाजर मूली सब एक थोड़ी ना, आलू प्याज टमाटर एक ही थोड़ी ना है, अलग अलग. तो सेम होता है बस गाजर मूली सा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा अलग है. सब फंक्शनैलिटी अलग है सबकी, समझ रहे हो. गाजर मीठा होता है, हलवा बनता है. मूली का थोड़ी ना हलवा बनता है. खाए हो मूली का हलवा? हाँ, पराठा हलवा में अंतर है ना. पराठा पराठा खट्टा और मतलब तीखा बनता है, हाँ नमकीन होता है. और जो हलवा होता है गाजर जो है वो मीठा होता है. अब क्या करके मानोगे, आज गाजर का हलवा बनाएंगे. अभी ले आया हूँ कल मैं 5 किलो गाजर खरीद के, आज बन जाएगा. ठीक है, अब इसी बात पे ठीक है. तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो वहाँ पे क्या है ना कि अलग होता है क्लास नॉट फाउंड. क्लास नॉट फाउंड का मतलब जी ऐसी क्लास का बाइट कोड जो आप यूज कर रहे हो वो क्लास हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है. ऐसी क्लास जो आप यूज कर रहे हो वो क्लास हमारी लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है, वो हमारी लाइब्रेरी में ही नहीं अवेलेबल है. या हम जहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन पे यूज कर रहे हैं, वो क्लास वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. ठीक है, मैं क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ला के दिखाऊं? मैं यहाँ ला के दिखाता हूँ क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. नल पॉइंटर एरर में सर उसका एड्रेस नहीं सेव होता है ना रेफरेंस वेरिएबल में, मतलब एड्रेस को नहीं मिलता है, वही ना? हाँ बिल्कुल. जैसे देखो मैं तो तभी आएगा ना जब हम सिर्फ रेफरेंस बना करके किसी भी मेथड या किसी को कॉल करें तो. अभी मैं आपको समझाता हूँ, आप चिंता ना करो. अब जैसे मेरी क्लास है, ठीक है, ये क्लास है. अब इस क्लास में मैं एक क्लास को यूज कर रहा हूँ. एक मैं कोई क्लास यूज कर रहा हूँ. लेट से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जी एक क्लास यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है सर्वलेट क्लास या सर्वलेट इंटरफेस. ठीक है, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट. ठीक है, तो छूट गया इम्प्लीमेंट में. ठीक है, वो तो आप कर लीजिएगा, मैं तो बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ. अब ये जो क्लास है सर्वलेट नाम के इंटरफेस है, ये जो लाइब्रेरी है, ये हमारी सर्वलेट एपीआई जार में है. जावा के बेसिक जार में अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है, या एक एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आता है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको. क्लास नॉट फाउंड करके दिखाता हूँ, छोड़ो करके ही दिखा देता हूँ. सर मेरे हमको बहुत बार आता है जब हम लोग को क्लास पाथ भी नहीं मिलता है तो भी आता है सर. मैं बता रहा हूँ ना, आप चिंता ना करो, 1 मिनट रुक जाओ बस. ठीक है, ये हमारा कोई प्रोजेक्ट है ORM का. नहीं जानोगे, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं जानेगा और उसको जानना भी नहीं है. ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक जार फाइल ऐड कर रखी है, एक लाइब्रेरी ऐड कर रखी है जावा बिल्ड पाथ में जाके. वो है नहीं यहाँ नहीं डाल रखी, मेरे ख्याल से मैंने अपने पॉम में डाल रखी है. ठीक है, वो एक लाइब्रेरी है. बहुत से लोग डेटाबेस पढ़े हुए हैं, वो जानते भी हैं, है ना. तो डेटाबेस में एक लाइब्रेरी होती है, एक जार फाइल होती है जिसका नाम है माइस्क्ल का कनेक्टर. ठीक है, तो माइस्क्ल का जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर की जार फाइल में उड़ा देता हूँ. ठीक, अब ये नहीं मिलेगी मतलब हमें, है ना. अब हुआ क्या कि जब मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा, ये मेरी प्रोग्राम है, तो इसको मैं रन करता हूँ. रन एज जावा एप्लीकेशन, हैंग कर गया भाई. रन एज जावा एप्लीकेशन. ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे प्रोग्राम में एक एक्सेप्शन आएगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक है, ये देखिए, ये आया ना क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी com.mysql के अंदर JDBC, ये पैकेज का नाम है com mysql JDBC,
उसके अंदर ड्राइवर कोई एक इंटरफेस है ना। इस ड्राइवर नाम का जो इंटरफेस या क्लास है जो भी है वह तो असली क्लास ही है। देखो यहाँ क्लास का मतलब क्या होता है समझना, क्लास का मतलब क्लास से नहीं होता है, कभी ये मत समझना। क्लास का मतलब बाइट कोड से होता है, समझ रहे हो। तो जावा में चाहे इंटरफेस बनाओ चाहे क्लास बनाओ, उसका बनेगा तो बाइट कोड ही है ना। तो ये नहीं कि इसकी जो बाइट कोड है वो यानी कि डॉट क्लास फाइल, वो डॉट क्लास फाइल इसको नहीं मिली। हमने कहा तुझे क्यों नहीं मिली, तुझे क्या दिक्कत है, जा खोज ले। वो कहता है कि ये क्लास rt.jar लाइब्रेरी में होती तो मैं खोज लेता, हाँ मेरे पास नहीं है। हमने कहा rt.jar में नहीं है ड्राइवर, हाँ बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी क्लासेस आप जावा में, एंड्रॉयड में, कहीं और यूज करते हो ना, जो उसकी लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, एंड्रॉयड में मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसकी लाइब्रेरी में कोई क्लास ऐसा है जो यूज कर रहा हूँ जी, वो नहीं उसकी लाइब्रेरी का पार्ट। ठीक है, जावा में कोई चीज यूज कर रहा हूँ, अब ये rt.jar जो लाइब्रेरी है जावा की बेसिक लाइब्रेरी, उसमें नहीं अवेलेबल है ये क्लास, समझ रहे हो। तो जब ये क्लास नहीं अवेलेबल है तो यानी कि ये क्लास नहीं मिल रही है उसको। तो आपने कहा पहले क्यों नहीं बताया, कंपाइल टाइम पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपने इसको किसी ऐसे जगह लिख रखा है जो रन टाइम पे यूज हो रहा है ना। इसको ऐसे जगह यूज कर रखा है जहां रन टाइम पे यूज हो रहा है ये चीज। अब जैसे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि एक मैं क्लास यूज कर रहा हूं ए, और ए क्लास ने यूज कर रखा है बी को, बी ने यूज कर रखा है सी को, सी ने यूज कर रखा है डी को, ऐसे होता है। और मैंने केवल ए को कहीं पे ए की लाइब्रेरी लगा दी, लेकिन बी सी किसी और पैकेज किसी और जार में है। तो जब मैं ए को यूज करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, जब वो रन करने जाएगा तो कह देगा बी नहीं मिल रही है, फिर सी नहीं मिल रही है, वो क्लासेस नहीं मिल रही हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार वो क्लासेस किस लाइब्रेरी में है आखिर। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, गूगल पे जाइए, टाइप करिए क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये वाली जार, ये पूरा कोड ऐसे, ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा कोड यहां से ऐसे कॉपी करिए और गूगल पे ले जाके पेस्ट मार दीजिए, बस उसकी लाइब्रेरी बता देगा कि मे बी यू आर मिसिंग दिस जार फाइल। ठीक है, अब यही कोड में जो लाइब्रेरी मैंने हटाया था, ये जो डिपेंडेंसी हटाई थी MySQL की, इस MySQL की डिपेंडेंसी को ऐड करते ही मेरे पास जार फाइल आ जाएगा। उस जार फाइल में मैवन की जार फाइल आ जाएगी, मैवन में जार फाइल है मेरे पास, देखिए उसके अंदर हमारे पास वो क्लास मिल जाएगी जिसका नाम है MySQL कनेक्टर आ जाएगा। MySQL यहाँ है, और MySQL कनेक्टर के अंदर जब मैं जाके देखूंगा तो वहाँ कॉम पैकेज मिल जाएगा, कॉम के अंदर MySQL के अंदर JDBC के अंदर ड्राइवर com.mysql। अब आजकल CJ आ गया है, CJ है com.mysql, ये है mysql.jdbc.driver। देखो इसमें ड्राइवर डॉट क्लास है, ये ड्राइवर डॉट क्लास। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है। बोलिए। यस सर, समझ आया। रोहित, यस सर। क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो, कभी कंफ्यूजन न रहे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। बताइए। यस सर, क्लियर है। ओके, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आती है? जब कुछ कंपाइलर को नहीं मिलता है बाइट कोड उसका, बेसिकली क्लास होता है जो फिर जब कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, तो बाइट कोड उसका नहीं मिलता है, कोई क्लास का जार मिसिंग है या उसका क्लास मिसिंग है सब। वेरी गुड, ठीक है। अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आती है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब आती है जब कोई क्लास हम यूज कर रहे हैं और उस क्लास की आईडी बनी हुई है ना। उस आईडी पे कोई हम, जैसे मान लो ये क्लास है टेस्ट, और टेस्ट क्लास में कोई वेरिएबल है x इज इक्वल्स टू 10 लेट से। अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में t डॉट x लिखूंगा। तो यू नो व्हाट इज t? t इज अ पॉइंटर, t इज द रेफरेंस, रेफरेंस इज द पॉइंटर, पॉइंटर ने x को पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा कोड चल जाएगा परफेक्टली। देखो 10 आ गया ऊपर।
लेकिन समहाउ किसी तरह से कुछ भी करके, कैसे भी करके मैंने एक गलती कर दी। मैंने इस टी में ना नल भेज दिया। क्या भेज दिया? नल। तो अभी ये कंपाइल टाइम पे प्रॉब्लम नहीं करेगी क्रिएट। जब मैं कोड को रन करूंगा ना तो बिल्कुल एकदम जालिम वाला रूप दिखा देगा ये 16 नंबर लाइन पे। यानी कि रेफरेंस था टी, जो किसी ऐसे वेरिएबल को पॉइंट करने लगा जो अपने आप में ही नल है। मतलब मैंने मांगा आपसे पैसा, आपने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास नल है भाई, ये लो, मेरे पास पैसा ही नहीं है, 0 रुपए है, लो, तो पैसा ही नहीं है, खत्म। मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए दे दो। कह रहा नहीं यार, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, मेरे पास तो नल है, मैं नील बटे सन्नाटा हूं। तो मैंने कहा भैया तू एक्स दे दो, एक्स को पॉइंट करा दो। मैंने कहा कैसे पॉइंट करा दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई आईडी नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई पॉइंटर नहीं। तो जब एक ऑब्जेक्ट समहाउ कोई ऑब्जेक्ट कोई नल वैल्यू कंटेन कर लेती है, दिस इज नॉट हैपन एक्चुअली इन अ रियल सिनेरियो कि हम एक ऑब्जेक्ट में नल वैल्यू भेज दें, बट ये एक एक्सीडेंटल कंडीशन होता है कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट में नल पहुंच जाता है। जैसे मैंने कोई फैक्ट्री मेथड बनाया डेटाबेस कनेक्शन लेने के लिए, और वो डेटाबेस कनेक्शन ने नल हमें रिटर्न कर दिया, समझ रहे हो, और मैं उस कनेक्शन पे एसक्यूएल स्टेटमेंट चलाने पे चला गया। क्या कहेगा? प्रीतम बता रहे थे कि हमने कोई स्ट्रिंग बनाई, उसमें नल भेज दिया, और उस नल भेज दिया तो नल को पॉइंट करने लगेगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन नाम से स्पष्ट है, नल पॉइंटर, नल को पॉइंट करने वाला ऑब्जेक्ट नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग टू द नल वैल्यू दैट बिकम अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जब और एक सपोज कि जैसे किसी रेफरेंस वेरिएबल में किसी का एड्रेस स्टोर ही नहीं हो, मतलब कि कुछ नहीं स्टोर, मतलब नल है, तो जब तो नहीं है तो नल ही होता है ना। अब मैं हाँ तो मैं सिचुएशन लाता हूं, मैं सिचुएशन लाता हूं, देखना कैसे लाऊंगा, कंडीशन लाता हूं मैं। आपको कंडीशन आपको दिखेगा नहीं, एकदम आंख में धूल झोंक दूंगा आपके। ये देखिए, आंख में धूल झोंक दूंगा, मतलब जो झोंकने का मतलब समझते हो ना, मतलब आंख बंद कर देंगे, पर्दा लगा देंगे आपकी आंख पे। ये देखिए हमने जी क्या करा, क्या कंडीशन लाऊं, एक मेथड बना लेता हूं, लेट से शो नाम का एक मेथड बना लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। तो ऑब्जेक्ट तो हम कहीं बना सकते हैं, और यहीं पे प्रिंट कर ले रहा हूं, और शो को यहाँ से मैं कॉल कर दूंगा। शो को चलो मैं स्टैटिक बना लेता हूं, वो तो कैसे भी बना लो, स्टैटिक नॉन स्टैटिक आपकी इच्छा है, और शो को कॉल कर लीजिए, शो कॉल हो जाएगा। अब करा क्या मैंने, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने ना एक टेस्ट टी करके वेरिएबल बनाया ऊपर, और अब मैं ये नहीं यूज करूंगा यहाँ पे, और मैं अब यहाँ यूज करूंगा एक्स को, या लिखूंगा टी डॉट एक्स। अच्छा, यहाँ पे टी डॉट एक्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको स्टैटिक नहीं बनाया, बना देता हूँ स्टैटिक, ठीक है। अब आप अभी टी एक्स कितना है, 10 है, टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है। देखो मैंने टी का ऑब्जेक्ट बनाया, टी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, रेफरेंस भी लिया हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। ये देखिए आ गया एक्सेप्शन लाइन नंबर 22 पे। क्यों भाई? सब कुछ सही स्क्रीन लैग कर रहा है आपका। इंस्टेंस वेरिएबल है, है, क्या कह रहे हो? स्क्रीन धीरा सर। वेरिएबल है, एक स्टैटिक है, तो लोकल थोड़ी अच्छा वहाँ अच्छा, पे थोड़ा जाएगा, सा मैं रुक वहाँ जाता लग हूँ, जाएगा। अभी आपका आया सर कंसोल का आउटपुट। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। थोड़ा सा अब उसको भी तो भूख लगती होगी, लैपटॉप को भी, नेटवर्क को भी। बताइए भाई। हाँ अब बताइए, कोई बताए। सर हमने जो टी डॉट एक्स किया है वो लाइन नंबर 9 में जो स्टैटिक वेरिएबल है टी, वो वाला टी आ रहा है, क्योंकि हाँ लोकल वेरिएबल तो मेथड के बाहर जाता ही नहीं है। और जो हमारा लाइन नंबर 9 में टेस्ट टी है उसमें तो नल ही है ना, बाय डिफॉल्ट नल ही वैल्यू होता है ना, इसलिए सर आ रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब समझे? आपको लगेगा कि हमने ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है लेकिन
वो उसने धोखा दे दिया कहीं गलती से। आपको देखने में नहीं लग रहा है कि ये ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं सर, ये तो दिख ही आता है सर, क्योंकि अब वहां पे आप वो कर दिए ना, हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कीजिएगा नहीं तो वो दिख जाएगा कि किसको वेरी कर रहा है, पॉइंट टी ब्लू वाला टी को पॉइंट कर रहा है या इसको। अच्छा, तो अभी तो एक सिंगल कोड में है, एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, एक ही फाइल में 2-3 फाइल होती तो 3-4 फाइल हाँ, होता तो, है ना? तो वो तो भी फिर दिक्कत हो जाती। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब अगर मैं अब करूँ तो, अब बताइए अब? तो अभी भी भी सर सर एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि शो हमने 24 में कॉल किया और 22 में यूज कर रहे हैं। यही मैं दिखाना चाह रहा था। अभी भी एक्सेप्शन आएगा। वो वाला मेथड पहले कॉल कर दो, ये वाला मेथड बाद में कॉल कर रहे हो। आपको लग रहा है यार उस ऑब्जेक्ट उसमें मैं होल्ड ही कर रहा हूँ, फिर वो चला क्यों नहीं? प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन चलता है ना। अभी भी देखो एकदम जादू हो जाता है। तो ये चीज पहले तो पहले यहाँ पे आप कॉल करें वेरिएबल और शो मेथड बाद में कॉल करें, तो शो भाई, मेथड जब पहले ये कॉल अभी किया तो आप नहीं जानबूझ के ला